students, myself Vishy Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके अपन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है ओपनिंग डेटर्स बैलेंस 50,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2 लाख, क्लोजिंग डेटर्स बैलेंस 20,000, क्रेडिट सेल इज। वेल, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप डेटर अकाउंट बनाइए, अगर आपको अकाउंट्स अच्छे आते हैं तो डेटर अकाउंट बनाइए, और एक आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। पहले मैं कॉमन सेंस से बताता हूँ। आपको डेटर से 2 लाख रुपए का कलेक्शन मिला और 20,000 के डेटर अभी बाकी हैं। इसका मतलब है कि डेटर्स पे हमारा 220,000 बाकी रहा होगा, क्योंकि हमने कलेक्शन भी किया है और डेटर से अभी और पैसा मिलना है, तो टोटल हमारा 2,20,000 बाकी रहा होगा। अब 2,20,000 में से 50,000 के डेटर्स तो हैं शुरू के, इसका मतलब है बाकी का सेल हमने इस साल किया होगा, तो हमने 1,70,000 का उनको उधार माल बेचा हो। तो आप ऐसे कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप डेटर खाता बनाओ। इसमें आप अपना ओपनिंग बैलेंस लिखो विच इज़ 50, इसमें आप अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखो विच इज़ 20, और जो कलेक्शन है, कलेक्शन की एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू डेटर, तो उसको आप पोस्ट करेंगे। कैश टू डेटर वाली एंट्री को पोस्ट करेंगे तो वो 2 लाख रुपए से पोस्ट हो जाएगी। और इसके बाद जो DR और CR साइड का गैप है, उस DR और CR साइड के गैप से आपका सेल आ जाएगा। याद रखिएगा, डेटर खाता बना के आपको अपनी क्रेडिट सेल पता चलती है। तो 170,000 इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रेडिटर इन द बिगिनिंग ₹40,000, टोटल परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज 250,000, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर 180,000, क्रेडिटर्स एट द एंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, कॉमन सेंस से, या फिर आप अकाउंट बनाकर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके जो क्रेडिटर शुरू में थे वो 40 से आगे थे, और फिर आपने क्रेडिटर से सामान खरीदा है 2,20,000 का। कि सर 250 नहीं, 250 में से 30,000 तो अपन ने कैश दे दिए, जो अपन ने उधार खरीदा है वो 2,20,000 का है। तो ये पहले का बाकी चल रहा है, और ये 220 का परचेज हमने इस साल किया है। तो हमारे ऊपर जो टोटल बाकी है वो टोटल बाकी है 2,60,000 रुपये। इसमें से हमने 1,80,000 रुपये पेमेंट कर दिया है, और 80,000 रुपये हमें देना बाकी है। इन्होंने यही पूछा था कि क्रेडिटर्स को कितना देना बाकी है, तो आप पुराना हिसाब देख लो, जो परचेज़ किया वो देख लो, और जो इसमें से चुका दिया वो लेस कर दो, तो 80,000 रुपये आपका क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। और इसे भी आप क्रेडिटर अकाउंट बना के इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इस क्रेडिटर अकाउंट में भी आपका पुराना बैलेंस आ जाएगा 40,000, CR साइड से शुरुआत होगी। के बाद जो हमने परचेज़ किया उसकी एंट्री बनती है परचेज टू क्रेडिटर, तो ये एंट्री भी आपकी क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगी। तो आपने उनको पेमेंट किया उसकी एंट्री होगी क्रेडिटर टू कैश, और इस DR और CR के गैप से आपको क्लोजिंग अमाउंट पता चल जाएगा कि कितने पैसे क्रेडिटर्स को देने हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है जनरली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय स्मॉल ट्रेडर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, कंपनी या गवर्नमेंट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कौन बनाएगा। सर ये बनाएगा आपका स्मॉल ट्रेडर, जो छोटा व्यापारी है वो ये बनाएगा। देखिए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स तो खातों को चेक वगैरह करते हैं, वो तो खाते नहीं बनाते जनरली। कंपनीज होती हैं, उनके लिए डबल एंट्री सिस्टम मैंडेटरी है, उनको डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना पड़ता है। और गवर्नमेंट भी होती है, तो उनकी गवर्नमेंटल अकाउंटिंग होती है, और वो भी नियम वाली अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। ऐसे सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है, जिसमें आप कुछ तो लिख रहे हो कुछ नहीं लिख रहे हो, ऐसे ही अकाउंटिंग गवर्नमेंट नहीं अपनाती। तो जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, जो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग का खर्चा नहीं उठाना चाहते या सिंपल अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहते हैं, वो आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो स्मॉल ट्रेडर्स का आंसर होगा। नेक्स्ट इज इफ ओपनिंग कैपिटल इज 160,000, ड्रॉइंग 50,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 290, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड विल बी। तो आप कुछ क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। एक तो है बिल्कुल सही सिस्टमेटिक तरीका, जिसमें आप एक स्टेटमेंट बनाओ, वो मैं बाद में बनाता हूँ। पहले मैं आपको एक देसी तरीके से बताता हूँ। देखो, इसकी कैपिटल 1,60,000 थी। क्वेश्चन कहता है कि स्टार्टिंग में कैपिटल 160 थी और 50,000 इसने ड्राइंग कर ली। तो 50,000 ड्राइंग कर ली तो फिर आपकी कैपिटल 1,10,000 बचनी चाहिए। अग्री?
तो इन्होंने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई। अगर इन्होंने 1 लाख रुपए कैपिटल और लगाई तो इनकी कैपिटल 2,10,000 रुपये हो जानी चाहिए। लेकिन इनकी जो कैपिटल है वो 2,90,000 है, जितनी होनी चाहिए उससे इनकी कैपिटल 80,000 रुपये ज़्यादा है। तो ये 80,000 रुपये सर प्रॉफिट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी आएगा। इसमें आप ओपनिंग कैपिटल से शुरू हो जाओ, चलते जाओ। इसे ड्राइंग हटाने के बाद और एडिशनल कैपिटल जोड़ने के बाद इनकी कैपिटल 2,10,000 होनी चाहिए। लेकिन इनकी कैपिटल है कितनी? 290 है। तो जो गैप है वो प्रॉफिट है। दूसरा, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना लो। उसके अंदर सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिखो। उस क्लोजिंग कैपिटल में से पहले ओपनिंग कैपिटल माइनस करो, फिर आप एडिशनल कैपिटल माइनस करो और उसके बाद आप ड्राइंग जोड़ दो। ये पहले से बना हुआ एक तरीका है, उस फॉर्मेट से भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, लेटेस्ट कैपिटल है, वो 2,90,000 है। हालांकि इस फॉर्मेट में भी कॉन्सेप्ट यही काम कर रहा है कहीं ना कहीं, पर इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। 2,90,000 रुपये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है और आपकी ओपनिंग कैपिटल है 1,60,000 रुपये और आपकी एडिशनल कैपिटल है 1 लाख रुपये। तो इन दोनों को माइनस करके आ गया आपका 30,000 रुपये। और जो ड्राइंग दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 50,000 रुपये। तो इससे आपका प्रॉफिट 80,000 आ जाएगा। कैसे में निकालो, आपकी चॉइस है। प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 80,000 होगा। बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बी आर इन द बिगिनिंग बिल रिसीवेबल 25,000, बी आर कलेक्टेड 60,000, बी आर एंडोर्स्ड टू क्रेडिटर 10,000, बी आर एट द एंड 25,000, बी आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर क्वेश्चन मार्क। अगेन इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से कर सकते हो या अकाउंट बना कर सकते हो। देखिए, इस क्वेश्चन में आपने 60,000 का तो कलेक्शन किया, डेफिनेटली आपके पास बी आर होंगे, उससे आपने 60,000 का तो कलेक्शन किया। इसके अलावा 10,000 के बी आर आपने एंडोर्स किए, दैट इज 60,000 तो हमको मिला और 10,000 के बी आर अपने क्रेडिटर्स को दे दिए। और इसके अलावा भी 25,000 के बी आर हमारे पास पड़े हैं। ये सब होने के लिए हमारे पास 95,000 के बी आर होने चाहिए। कलेक्शन करने के लिए, एंडोर्स करने के लिए और बचने के लिए हमारे पास 95,000 के बी आर होने चाहिए, जबकि हमारे पास स्टार्टिंग में केवल 25,000 के बी आर थे। इसका मतलब है बाकी के 70,000 के बी आर वी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें 70,000 के बी आर है जो डेटर्स से मिले हैं। ऑल्टरनेटिवली, जो बिल्कुल सही तरीका है, अगर एक अकाउंट्स के स्टूडेंट आप हैं तो आपको बी आर अकाउंट बनाना आना चाहिए। बी आर अकाउंट कैसे बनता है? इट स्टार्ट्स विद 2BD। आपके पास जो बी आर इन द बिगिनिंग थे वो थे 25,000 और 2BD के बाद यहाँ पे आता है बाय CD एंड में। आपके पास एंड में जो बी आर है वो है 25,000। स्टार्टिंग में भी 25 है, अच्छा एंड में भी 25 है, दोनों जगह 25-25 है, ठीक है। और इसके अलावा आपने बी आर कलेक्शन किया, तो बी आर कलेक्शन किया तो इसकी एंट्री होती है कैश टू बी आर। कैश आया, बी आर गया, कैश टू बी आर। तो इसको आप पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे CR में पोस्ट होगा बाय कैश, है ना। एंट्री कैश टू बी आर को आप पोस्ट करेंगे तो ये एंट्री है लाइक 60,000 की। और क्या चीज़ है सर? और ये लिखा हुआ है कि बी आर एंडोर्स्ड। जब हम बी आर एंडोर्स करेंगे तो हमारा बी आर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? क्रेडिटर्स के पास। तो एंट्री क्रेडिटर्स टू बी आर होगी, तो पोस्ट क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे क्रेडिटर्स। और ये कितने हैं? ये हैं आपके 10,000। आपका जो CR साइड है वो हो रहा है 95 और इधर से जो गैप आएगा वो आएगा 70,000। और ये बी आर आपको कहाँ से मिलेगा? डेटर्स से। बी आर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। एंट्री बनेगी बी आर टू डेटर्स 7। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 60,000, परचेज 2,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेट 20% ऑन सेल, सेल अमाउंट वुड बी। वेल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, या कहें अगेन इट इज़ अ मस्ट नो क्वेश्चन कि एक अकाउंट्स के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। आपके पास पहले स्टॉक था 40 का और फिर आपने परचेज़ किया 2,60,000 का, तो आपके पास स्टॉक हो गया 3 लाख का। उस 3 लाख में से आपके पास 60,000 का माल बच गया, इसे आप नहीं बेच पाए, तो 2,40,000। 2,40,000 को कहेंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमने इतना सामान बेचा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज में से आप क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, आपने 2,40,000 का सामान बेचा। अब आपकी जो प्रॉफिट रेट है वो है 20%, लेकिन 20% ऑन सेल प्राइस है।
तो ये 20% दो तरह से होता है, एक तो 20% ऑन कॉस्ट प्राइस होता है, एक 20% ऑन सेल प्राइस होता है। तो इस क्वेश्चन में लिखा है 20% ऑन सेल प्राइस, तो इसे अपन थोड़ा चेंज करते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5 ऑन सेल्स, और आपको ये पता होना चाहिए 1/5 ऑन सेल ऑल्सो मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर आप 5 रुपये पे 1 रुपया कमा रहे हो तो इसका मतलब आपकी कॉस्ट 4 रुपये रही होगी। अगर आप 5 रुपये की सेल पे 1 कमा रहे हो तो आपकी कॉस्ट ज़रूर 4 रुपये रही होगी, तो आपकी प्रॉफिट रेट हो गई 1/4 ऑन कॉस्ट। तो अब आप इसके ऊपर 1/4 लगा लीजिए, तो 2,40,000 पे आप 1/4 लगाएंगे तो आपका 60,000 का आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ये आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछें तो आप 60,000 रुपये आंसर देंगे, और अगर इन्होंने आपसे सेल पूछा है तो आपका आंसर 3 लाख रुपये होगा। इन लोगों ने 2,40,000 के सामान को डेफिनेटली 3 लाख में बेचा है, और तब आप देख पाएंगे कि इनका प्रॉफिट परसेंटेज मैच होता है। इनका प्रॉफिट परसेंटेज था 20% ऑन सेल, तो 3 लाख का 20% 60,000 मैच होता है। 7th क्वेश्चन, बिल पेबल ऑनर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी डेबिटेड टू। देखिए सर, बीपी जब हम इशू कर देते हैं, यानी बिल साइन करके जब हम क्रेडिटर्स को दे देते हैं, तो बाद में अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑनर्ड, और पेमेंट नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड या विड्रॉन। तो हमने इस बार बीपी ऑनर किए हैं, यानी हमने उनका पेमेंट किया है, तो डेफिनेटली हमारा कैश जाएगा। जब हम बीपी का पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा और बीपी ऊपर लिखा जाएगा, तो एंट्री विल बी बीपी टू कैश। भले ही ये पैसा हम क्रेडिटर्स को दे रहे हों, पर ये पैसा हम बीपी की लायबिलिटी के अगेंस्ट दे रहे हैं, तो एंट्री विल बी बीपी टू कैश। तो इसने यही पूछा था कि किस खाते को डीआर किया जाएगा जब बिल पेबल ऑनर होते हैं, तो बीपी खाता डीआर होगा, कैश हमारा जाएगा तो कैश सीआर होगा। पैसा हम क्रेडिटर्स को देते हैं लेकिन उसे कहीं लिखा नहीं जाता, इसका आंसर सर बी रहने वाला है। इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। एकल प्रविष्टि पद्धति में इसका पता लगाना मुश्किल है, अकाउंट के बैलेंस का, फ्रॉड का, नेट प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट का। सर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, वैसे तो ये सारी चीज़ें निकालने में दिक्कत आएंगी, लेकिन फ्रॉड का पता करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका सिस्टमैटिक अकाउंटिंग है नहीं। आपने किसी ट्रांजैक्शन की तो डबल एंट्री पूरी की है, किसी ट्रांजैक्शन की आपने सिंगल एंट्री पूरी की है, और किसी ट्रांजैक्शन को आपने लिखा ही नहीं है। तो ऐसे में अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके पास सिस्टमैटिक या साइंटिफिक अकाउंटिंग नहीं है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड। देखिए, जब ऐसा स्टेटमेंट जो आपके असेट को दिखाए और लायबिलिटीज को बताए, तो तुरंत आपके दिमाग में बैलेंस शीट वर्ड आएगा। लिखा हुआ भी यही है, लेकिन आपका सिस्टम कौन सा है? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में जो चीज़ बनाई जाती है उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सर बैलेंस शीट असेट और लायबिलिटीज बताने का काम करती है, लेकिन वो डबल एंट्री सिस्टम में जनरेट होती है। सिंगल एंट्री सिस्टम में जो हम इंफॉर्मेशन के बेसिस पे असेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं उसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। तो इसका आंसर सी रहने वाला है। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज प्रिपेयर्ड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड। अगेन देखने में एकदम से लगेगा क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब के बार आपने असेट और लायबिलिटीज की डिटेल दी है, और इसके लिए जो आप स्टेटमेंट बनाएंगे और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए, तो वो होगा आपका बैलेंस शीट। हम हिंदी में चिट्ठा बोलते हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति को बताता है। तो अब के बाद सेम क्वेश्चन, सेम तो नहीं, मतलब एक लाइन चेंज हो गई है। यहाँ पे आपका सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पे आंसर बैलेंस शीट है। तो सर अगर आप आने वाले जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक फुल कोर्स डिज़ाइन किया है। उसमें हमने पूरे सिलेबस को 60 टॉपिक्स में बांटा है। जो कॉमर्स वाला पार्ट है, जो 6 सब्जेक्ट्स में है, तो टोटली हमने उनको 60 टॉपिक्स में बांटा है। और उस कोर्स में हम आपको क्या देंगे? उस कोर्स में हम आपको देंगे सर 300 MCQ वीडियोस। अब जैसे 100 MCQ वीडियोस तो फुल्ली अवेलेबल हैं फॉर ऑल ऑन यूट्यूब, ठीक है। इसके अलावा 200 MCQ वीडियोस अपन और करेंगे, जिसके अंदर और बेटर अप्रोच से अपन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, और कैसे सीधा हिट करना है सही आंसर को, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा देखिए सर, अगर एक टॉपिक है तो इस टॉपिक को समझने के लिए
4-5 क्लासेस तो बनती है उस चैप्टर का थीम समझने के लिए, आपको 4-5 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे। तो करीबन हमने 300 उसके थ्योरी वीडियोस शूट किए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ताकि आपकी एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। मोस्टली हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन आए, लेकिन जो डोंट नो कि थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे, हो सकता है प्रैक्टिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाएं, तो उसके भी हमने 200 वीडियो शूट किए हैं, ठीक है सर। इसके अलावा मेन फीचर जो है हमारे कोर्स का, उसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। डेली हम सर जूम पे लाइव क्लासेस लेंगे और ये क्लासेस ऑलमोस्ट 40 मिनट लेंथ की होंगी और ये एग्ज़ाम तक चलेंगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है तब तक अपन डेली पढ़ाई करेंगे, तो आप एक टच में बने रहेंगे और आपको डाउट्स वगैरह आराम से पूछ पाएंगे। इसके बाद मैं अगर आपको कहूँ कि इसके अलावा कह सकते हैं कि आप 1 महीने तक के फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए आप शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इतना सब डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, या इतनी डेली क्लासेस होगी या नहीं। तो आप 1 महीने तक फ्री ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं ताकि आपको टीचिंग स्टाइल से आप अवेयर हो जाएं कि किस तरह से यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है। डुअल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, ठीक है सर। डुअल लैंग्वेज में यानी समझते जैसे मैं भी आपसे हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, ताकि अगर आप हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, इवन आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जूनियर अकाउंटेंट में सारी स्ट्रीम्स को अलाउ किया था। तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के भी हैं तो शायद मोस्ट सूटेबल रहूँगा मैं आपके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़ीरो से पढ़ाने की आदत है। तो स्क्रैच से ही पढ़ाई करेंगे अपन। डेली लाइव क्लासेस होंगी और एक अगर आप इन केस क्लास मिस कर देते हैं किसी दिन, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो रिकॉर्ड हो जाएगी और सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। 15 फरवरी से हम अपना डेली बैच स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आपको उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। और एक और फीचर है सर, वैसे तो फीस बहुत ही कम है, ठीक है, जस्ट 2499 है, ठीक है ना, इतनी ही फीस है। फिर भी अगर आप चाहें तो ये फीस भी आप 6 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं सर, ठीक है, नो इशू। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि नहीं हमने पैसे दे दिए, फिर पता नहीं इतना सब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप अच्छा आगे जाके पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, तो आप सिंपली 1 महीने का इंस्टॉलमेंट दे दो। उसके बाद अगर आपको अच्छे लगे, वो भी ट्रायल क्लासेस के बाद, फिर आपको अच्छा लगे तो आप आगे देते रहना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना, ठीक है। और एक लास्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा डाउट क्लियरेंस। हम एक डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों के जो भी डाउट्स आएंगे, क्वेरीज आएंगे, उनको मैं और आपके साथ ही आंसर करेंगे, तो अपना रेगुलर चीज़ें टच में रहेंगी, ठीक है सर। चलिए, और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड हम कराएंगे जिसमें करीबन 10,000 MCQs होंगे, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया आप एग्ज़ाम देंगे, दैट इज़ वेरी श्योर। और इसके अलावा एग्ज़ाम जैसे ही लगभग अनाउंस हो जाएंगे तो उससे पहले एक फाइनल प्रैक्टिस के लिए हम आपको 50 सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर? इसके लिए आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके हमने कोर्स बना रखा है, आप उसको चाहिए जाके देखिए। और अपनी डेली क्लासेस को लेने के लिए और ट्रायल क्लासेस को लेने के लिए आपके नंबर जो आ रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सर, आपके क्वेश्चन बचे हैं उनको करेंगे। इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय, फॉर्मूलेज दे रखें, ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस फ्रेश कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। तो आप सर एक स्टेटमेंट जो मैंने कहा था अभी वो याद करके जाएंगे। सबसे पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल मेंशन करनी है, अपनी लेटेस्ट कैपिटल में से आपको ओपनिंग कैपिटल और जो एडिशनल कैपिटल है उसे माइनस करना है और ड्राइंग को जोड़ना है। इस रास्ते से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप एक ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग हो, एंड दैट विल लीड टू प्रॉफिट। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो मैं जैसे डी ऑप्शन देख पा रहा हूँ जिसमें क्लोजिंग कैपिटल है, उसके अंदर ड्राइंग प्लस किया हुआ है और ये दोनों माइनस किए हुए हैं, बिल्कुल सही। तो सर ये इसका डी आंसर हो जाएगा। आप बाकी भी आंसर बारी बारी से चेक कीजिएगा, तब जाके आपको ये आंसर दिख जाएगा। ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और सिंगल एंट्री सिस्टम में भी आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट को अपन ट्रेडिंग या P&L से ना बनाकर एक कैपिटल कंपैरिजन से पता कर रहे हैं। हम पुरानी कैपिटल को नई कैपिटल से कंपेयर करके प्रॉफिट पता कर रहे हैं, तो ये उसका फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट इज इन सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली टू-फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, सो इट इज कंप्लीट एंड साइंटिफिक, इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक, कंप्लीट एंड अनसाइंटिफिक, इनकम्प्लीट एंड साइंटिफिक। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम दोनों फोल्ड या कहें दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड नहीं करते, कि जो दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये सिस्टम कंप्लीट तो हुआ ही नहीं, इनकम्प्लीट हुआ।
और ये कोई तरीके वाली अकाउंटिंग में नहीं है, तो ये अनसाइंटिफिक है। तो इसका बी आंसर होगा कि ये एक अपूर्ण और अवैज्ञानिक प्रणाली है, अधूरी और अवैज्ञानिक प्रणाली। If the capital at the end of the year is 40,000, the capital introduced during the year is 30,000, the years drawing are 20,000 and loss for the year is 6,000, so the capital at the start of the year was 12. अब इसमें देखिए आप ना ये जानते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल तक आप कैसे पहुंचते हैं। क्लोजिंग कैपिटल यानी आपको एंड की कैपिटल निकालनी हो तो आपको ओपनिंग कैपिटल लेनी होती है और एडिशनल कैपिटल लेनी होती है। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसे देखना होता है और उसमें से ड्राइंग को माइनस करना होता है। ये एक सिंपल वे है। अब जो आपको दे रखा है वो ये कि आपको क्लोजिंग कैपिटल 40 दे रखी है और कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस की है वो दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है और प्रॉफिट और लॉस की जगह इस क्वेश्चन में लॉस दे रखा है और लॉस 60,000 का है और जो ड्राइंग दे रखी है जो कि माइनस ही होती है वो 20,000 है। ठीक है, मतलब ये सर मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये प्रॉफिट का नहीं लिखा है, मैंने क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने का फॉर्मूला लिखा है और इस फॉर्मूले के अंदर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो वो अभी अपन निकाल लेंगे। देखिए 30 है प्लस के और 60 और 20 80 है माइनस के, तो यहाँ पे आपका स्कोर हो गया लाइक 80 में से 50 माइनस का। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, इस माइनस के 50 को इधर कैरी करेंगे, माइनस के 50 को इधर लेके आएंगे साइड चेंज करके और 90 आ जाएगा। तो इनका कैपिटल शुरू में 90,000 रहा होगा। ठीक है सर, जब मैं एग्ज़ाम में होता हूँ, मैं इन द सेंस आप भी अगर एग्ज़ाम में हैं तो आपको अपना आंसर चेक करना चाहिए कि जैसे आपने क्या कहा कि मेरी ओपनिंग कैपिटल 90 है, तो इसको लॉजिकली चेक करो कि 90,000 कैपिटल थी और इसके बाद आपने 30,000 रुपये और लगाए, 90 में आपने 30 और लगाए तो 120 हो गया, 120 में से 20 आपने ड्राइंग कर लिया तो 1 लाख रह गया और आपका 60,000 का नुकसान हो गया तो आपकी कैपिटल 40,000 रह गई। तो वाकई में क्रॉस चेक पे 40 हो रही है क्या? दैट इज़ उल्टा सीधा हर तरह से उसको आंसर को चेक करो, तब जाके एग्ज़ाम में अपना पूरा टाइम है, मतलब वैसे तो इतना टाइम नहीं होता बट फिर भी आप एक क्वेश्चन पे जो अप्रोप्रिएट टाइम है, जो उचित समय है वो तो लगाएंगे और जहाँ तक पॉसिबल हो कुछ क्वेश्चंस को आप वेरीफाई कर लें। थोड़ी सी सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो बाद में बहुत अखरेगा और वो सिलेक्शन या बाहर हो जाने का रीज़न तक बन जाता है एक क्वेश्चन, तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। क्वेश्चन 14, टेल 2 लाख रुपी, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न मतलब वापस, इन यानी अंदर की तरफ वापस, तो ये सेल रिटर्न है। ओपनिंग स्टॉक, सैलरी, वेजेस, परचेज, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऑन सेल, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी। वेल, इसमें इनको क्लोजिंग स्टॉक पता करना है, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक को काउंट नहीं करना चाहते, इस अकाउंट के माध्यम से निकालना चाहते हैं। तो आप बहुत एक सिंपल सा एक अकाउंट होता है कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट, वो बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट में एक तो आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक। वेल, आपका ओपनिंग स्टॉक है 30,000। इसके अलावा आपका DR साइड पे आता है परचेज, जिसमें से आपको परचेज रिटर्न माइनस करना है। तो आपका परचेज है 150 और परचेज रिटर्न है 10,000, तो लेस करने के बाद 140 आ जाएगा। PR साइड में आपका सेल होता है और सेल में से सेल रिटर्न लेस होता है। आपका सेल है 2 लाख रुपए और सेल रिटर्न है 20,000 रुपये, तो ये आपका 1,80,000 हो गया। इसके अलावा सैलरी है, सैलरी ट्रेडिंग में नहीं जाता, वेजेस ट्रेडिंग में जाता है, तो आपको वेजेस लिखना है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो आपको DR में लिखना है। और आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, दैट इज़ 30% ऑन सेल। तो 30% ऑन सेल का मतलब नेट सेल होता है ना, तो आपको हमेशा नेट सेल पे लगाना है 180 का 30%, क्योंकि जो आप बेच पाए उसी पे तो आप कमा पाए, तो 180 का 30% 54 हो जाएगा। इस तरह से आपका डेबिट साइड हो गया 30, 170, 180, 234। आपका DR साइड का टोटल हो गया 234 और आपका जो गैप आएगा वो आएगा 54,000। तो एंड में जो स्टॉक है जो गोडाउन में है या होना चाहिए वो है 54,000 का स्टॉक। तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना के, यानी जो गुड्स की इनकमिंग आउटगोइंग का जो हमारा प्रॉफिट पैटर्न है उसके बेसिस पे भी हम समझ सकते हैं कि 54,000 हमारे पास एंड में कहीं क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। ओपनिंग कैपिटल 60,000, लॉस ड्यूरिंग द ईयर 20,000, एवरेज कैपिटल विल बी। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। आपकी कैपिटल 60 थी और आपको लॉस हुआ तो आपकी कैपिटल रह गई 40,000। ठीक है, तो ये हो गई क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 60 है और क्लोजिंग कैपिटल 40 है। ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2 करेंगे तो आपकी एवरेज कैपिटल आ जाएगी।
तो 60 और 40 का एवरेज आ जाएगा 50,000 रुपये। इस क्वेश्चन को वो थोड़ा घुमा भी सकता था, हो सकता था कि वो क्लोजिंग कैपिटल दे देता, तो फिर पहले आप ओपनिंग कैपिटल को समझ लेते और फिर एवरेज कैपिटल बन जाता। मैं रिपीट करता हूँ, ओपनिंग कैपिटल में से जो लॉस है उसे आप लेस करो, इससे आपको अपनी क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाएगी और सिंपली ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की एवरेजिंग कर लो तो आपकी एवरेज कैपिटल पता चल जाएगी, जो कभी कभी गुडविल वैल्यूएशन में काम आती है। ठीक है सर, 50,000 आंसर होगा। नेक्स्ट इज if the rate of gross profit is 25% on sale and cost of goods sold is 120,000, the amount of gross profit and sale will be okay। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है वो है 25% ऑन सेल वैल्यू, और आपको यहाँ कॉस्ट दे रखी है, आपकी कॉस्ट है 1,20,000 रुपया। ठीक है, तो अगेन वही वाली बात है कि आप इस जीपी रेट को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। 25% का मतलब होता है 1/4 ऑन सेल। 1/4 ऑन सेल का मतलब होता है कि 4 रुपये की सेल पे हम 1 रुपया कमाते हैं, 4 रुपये की सेलिंग प्राइस पे 1 रुपया कमाते हैं, तो उसकी कॉस्ट होगी 3 रुपया। 1/3 ऑन कॉस्ट। एक बार आपका 1/3 ऑन कॉस्ट आ गया तो अब आप इसको अप्लाई कर दो 120 पे। इस 120 पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका 40,000 रुपया आएगा। ऐसा समझ नहीं आता। देखिए 120,000 का हमने सामान बेचा और 40,000 हमने प्रॉफिट कमाया, और हमने जो सेल करी है वो 1,60,000 रुपये की सेल की है। इस क्वेश्चन में इन्होंने दोनों पूछे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी पूछा है विच इज़ 40,000 और सेल भी पूछा है विच इज़ 160,000, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप इसे ऑप्शंस रख के भी कर सकते थे कि जैसे अगर मान लो मैं डी आंसर को मान लो तो 120 ये कह रहा है कि 120 मेरी लागत थी और 80 मेरा प्रॉफिट था और मेरी सेल है 2 लाख, तो ये तो सही है। लेकिन यहाँ से देखें तो इसका परसेंटेज हो गया 40% ऑन सेल, जबकि क्वेश्चन में आपको ऐसा परसेंटेज लेना है जो है 25% ऑन सेल। तो इस ऑप्शन में आपका ये पर्पस पूरा हो रहा है कि 120 का माल हमने 40,000 का प्रॉफिट उठा के 160 पे बेचा, और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो डेफिनेटली 25% ऑन सेल है। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा तरीका ये वाला सही है जो मैंने पहले आपको बताया, वो ज़्यादा सही तरीका है। 17th, कैश रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 55,000, कैश पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर 60,000, कैश इन हैंड एट द ईयर एंड 40,000, कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग। अगेन ये क्वेश्चन आप जनरल नॉलेज से भी कर सकते हो कि आपने 60,000 का तो पेमेंट किया और 40,000 आपके पास पड़े हैं, यानी 60,000 का पेमेंट करने के बाद भी 40,000 आपके पास पड़े हैं, यानी आपके पास टोटल 1 लाख रुपए रहा होगा, और इस 1 लाख में से 55,000 रुपये तो आपको अभी मिला है, इस साल मिला है। इसका मतलब बाकी का 45,000 रुपये शुरू में रहा होगा। इन्होंने यही पूछा था कि शुरू में कैश कितना होगा, तो शुरू में हमारे पास 45,000 रहा होगा। और अकाउंट्स के स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि आप एक कैश अकाउंट बनाएं। इसमें सबसे पहले आता है 2BD, जो इसमें आपका पुराना बैलेंस लिखा जाएगा, और यहाँ पे आएगा बाय CD, यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाएगा। आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 40,000, और CR साइड में पेमेंट लिखे जाते हैं। आपने जो पेमेंट किए हैं वो 60,000 किए हैं, और रिसिप्ट जो होते हैं वो DR साइड में लिखे जाते हैं। जो आपके रिसिप्ट हैं वो हैं करीबन 55,000। तो आप देख लेंगे कि आपका मिसिंग फिगर आ जाएगा। आपका CR साइड में 100 रुपये हो रहा है, 100,000, और यहाँ पे 45,000 रुपये आपका कैश इन हैंड रहा होगा। नेक्स्ट इज काफ़ी बड़ा क्वेश्चन। रणवीर स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 with a capital of rupees 4,50,000. On September 30, 2021 his position was as under। यानी इस क्वेश्चन में 6 महीने के बाद की पोजीशन दे रखी है। तो आपको क्या करना है, कैश को लिखना है असेट साइड में। आपका कैश जो है वो असेट साइड में आएगा। इसके अलावा बिल रिसीवेबल ये भी आपका असेट साइड में आएगा। प्लांट ये भी आपका असेट्स में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी आपका असेट्स में आएगा। फर्नीचर ये भी असेट है। क्रेडिटर ये आपका लाइब्रेरी साइड में आएगा। तो ये सब मैंने क्यों लिखा, इससे हमारा
कैपिटल पता लग जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में जो असेट होते हैं और जो लाइबिलिटीज होती हैं उसका जो गैप होता है वो कैपिटल होता है। तो इससे आपकी क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाएगी। आपको रणवीर की शुरुआत की कैपिटल तो पता ही है कि रणवीर की स्टार्टिंग कैपिटल 4.5 लाख थी, और ये आपको इसकी क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाएगी 51 और 99, 150, 225, 25 और 50, 275, 375, 455 और यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 4,30,000। पहली नज़र में देखें तो मुझे लगता है कि इसकी कैपिटल शुरू में 450 की थी और अभी इसकी कैपिटल 430 है, तो इसकी कैपिटल कम हो गई तो उसको लॉस हुआ होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ड्राइंग भी दे रखा है और ड्राइंग के साथ पर मंथ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए पर मंथ लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन 6 महीने का है, तो ये इस क्वेश्चन की जो ड्राइंग है वो 30,000 है। ठीक है, तो अब आप ये देख लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए। आपका फॉर्मूला क्या है, जिसमें आप क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करते हैं, उसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस होता है और ड्राइंग प्लस होता है। तो आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल आ रही है वो आ रही है 430, ओपनिंग कैपिटल 450 और जो ड्राइंग आ रही है वो है 30,000। ध्यान दीजिएगा, ड्राइंग 12 महीने की मत कर देना। इस क्वेश्चन में सितंबर का पोजीशन है तो 6 महीने की ड्राइंग करना। तो इस प्लस माइनस के बाद आपका 10,000 आएगा। रणवीर ने इन 6 महीनों में 10,000 का प्रॉफिट कमाया है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है जहां अपन ने कैपिटल को कंपेयर किया, पुरानी कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को हम कंपेयर करते हैं और इनका जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट लॉस माना जाता है। पहली नज़र में कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो मुझे लगा लॉस है, लेकिन इस क्वेश्चन में ड्राइंग भी है, उसको कंसीडर करने के बाद हमें लगता है कि हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज अनसाइंटिफिक। हाँ। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज सिंपल। यस। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज अनऑथोराइज्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव। तो सर इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। यस, क्वेश्चन का मकसद ये कि एकदम से सिंगल एंट्री सिस्टम अनसाइंटिफिक होता है। यस, ये देखते ही आप आंसर ए मत कर देना, आप बाकी ऑप्शन देखिए। ये सिस्टम सिंपल भी होता है और इस सिस्टम को टैक्स अथॉरिटीज़ या कोर्ट ऑफ लॉ में मान्यता नहीं मिली हुई है। तो ऑल ऑफ द अबव का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम एक्सेप्ट। अभी कहता है कि ये जो नीचे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे सिंगल एंट्री सिस्टम के लिमिटेशन है सिवाय एक के। तो इनमें से एक जो है वो लिमिटेशन नहीं है, बाकी तीनों जो है उसके लिमिटेशन है। पहला है अंडर दिस सिस्टम नो रियल और नॉमिनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। ये बात बिल्कुल सही है, सॉरी, कि ये सिस्टम पर्सनल अकाउंट को तो मेंटेन करता है लेकिन आपके कहीं रियल और नॉमिनल को मेंटेन नहीं करता, तो ये इसकी लिमिटेशन है, यानी इसकी कमी है। दिस मेथड इज हाईली फ्लेक्सिबल दैट इज कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मेथड बहुत ही फ्लेक्सिबल, लोशील है और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों के हिसाब से इसे एडजस्ट किया जा सकता है। ये इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये इसका एडवांटेज है, ये इसकी खासियत है, फ़ायदा है, बेनिफिट है। बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर टू शो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। ये बात सच है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आपके पास अकाउंट सारे नहीं होते, आप बैलेंस शीट नहीं बना सकते। बनाने को आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट नहीं होती, तो एक बार के लिए एक्चुअल या फैक्चुअल आपके पास पोजीशन नहीं आती, तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। इट इज़ द इनकम्प्लीट सिस्टम टू मेंटेन द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, ये में आप ढंग से अकाउंटिंग नहीं करते, सारे बुक्स मेंटेन नहीं करते, तो ये एक इनकम्प्लीट सिस्टम है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। तो जो सेकंड वाला पॉइंट है वो इसकी लिमिटेशन नहीं है, वो इसका एडवांटेज है, बाकी तीनों इसकी लिमिटेशन है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं भी बहुत सारे वीडियोस MCQ प्रैक्टिस में बनाऊंगा, तो आपको टाइम टू टाइम वो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।